हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीएमए हंस जैन और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर्स। क्या सर ये सही है? हाँ, एकदम सही। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एक एक करके लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आज मैं आपका फर्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए बता दूं, मेरा नाम है सीएमए हंस जैन एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीएमए फाइनल एंड ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीएमए इंटरमीडिएट एंड आल्सो आई सिक्योर्ड फोर्थ रैंक इन माय सूरत डिस्ट्रिक्ट इन सीएमए फाउंडेशन आल्सो। तो भाई नॉलेज की कोई कमी नहीं मिलने वाली। इस सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जर्नी को बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते करते इस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। बता दो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस सब्जेक्ट, डिलीशियस सर खाना है क्या मैं ये? हाँ, खाना ही है, क्योंकि तुम्हें इस खा के एकदम तुम्हारे भेजे में बढ़ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज ये आपको आगे जाके हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट में सिलेक्टिव स्टडी करके या इसी तरीके से पास होके कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और अपना रैंक तक सिक्योर कर सको इस सब्जेक्ट की बदौलत। तो मैं शुरुआत करते हुए बता दूं कि ये तुम्हारा जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो तुम्हारे ग्रुप 4 का पेपर नंबर 18 है, ग्रुप 4 का तुम्हारा पेपर नंबर 18 है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसमें सबसे पहले अपन डिसाइड करेंगे कि अपने इस सब्जेक्ट के अंदर टारगेट मार्क्स क्या होने चाहिए, कितना क्या मार्क्स लाने चाहिए अपन को, टारगेट मार्क्स क्या होने चाहिए अपने सबसे पहले। सर अकाउंट है सर, बचपन से नहीं आया सर, 40 ले आएंगे सर, कुछ भी करके 40। अरे भाई, इस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें कम से कम मैं बोल रहा हूँ एग्जामेशन का ट्राई करना चाहिए, और तुम्हारा पक्का एग्जामेशन आएगा अगर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से तुम इस लेक्चर्स को देखते देखते साथ में घर पे पढ़ते पढ़ते चले, तो तुम्हारा पक्का एग्जामेशन इस सब्जेक्ट में पक्का है एकदम तरीके से। तो टारगेट हमें एग्जामेशन का रखना, सिर्फ ये मत सोचना कि सिलेक्टिव स्टडी करके हमें पास होना है सर, नहीं। तुम्हें एग्जामेशन लाना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हो, ताकि तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से सीए में फाइनल कंप्लीट हो। तो टारगेट मार्क्स तो हमें पता चल गया सर, एग्जामेशन है। सर इसमें हम आप हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? क्या ये यूट्यूब पे फ्री है तो आप कुछ भी नहीं दोगे हमें? नहीं, मैं ट्राई करूंगा। देखो, तुम्हें ना मैं नोट्स दूंगा, ठीक है? जिन नोट्स में मैं जिस तरीके जिन नोट्स से मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, वो नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। साथ में तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, जिस जिस क्वेश्चन बैंक से मैं तुम्हें इस यूट्यूब वीडियोस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, वो क्वेश्चन बैंक भी मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। तो दो चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक तो नोट्स और दूसरा क्वेश्चन बैंक। तीसरी चीज क्या होने वाली है सर, क्या आप सिलेक्टिव पढ़ाई आप क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, तो मैं बता दूं। इसमें तुम्हारे सीएमए फाइनल के मॉड्यूल को कवर करूंगा मैं, पीवाईक्यूज को कवर करूंगा, एमटीपीस को कवर करूंगा, तुम्हारी जो वर्कबुक है, हाँ सर वर्कबुक भी तो है, वर्कबुक को भी कवर करूंगा। साथ में तुम्हें एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, सीएमए फाइनल का जो सिलेबस, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस है, उसमें जो इंडेक्स कवर्ड है, इंडेक्स क्या होता है सर वो बताऊंगा। तो चैप्टर्स कवर्ड है, वो पूरी तरीके से नॉलेज वाइज या कंटेंट वाइज अच्छे से मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है, बट क्या इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है जो भले कंटेंट तुम्हारी मॉड्यूल के अंदर नहीं है? हाँ बिल्कुल पूछती है। तो सिर्फ सीएमए की मॉड्यूल करके या इतना सब कवर करके तुम्हारा शायद काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसमें तुम्हें सीए फाइनल के कुछ अच्छे मॉड्यूल प्लस उनके पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवाऊंगा। तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन की कवरेज चलने वाली है। नोट्स में तुम्हें साथ साथ में बनाता रहूंगा, और जिस नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, वो नोट्स मैं तुम्हें लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके अलावा क्या सर, क्या सिलेबस है इसके अंदर? हमने सीएमए के अंदर बहुत बार अकाउंट्स पढ़ा, इंटर में भी पढ़ा, फाउंडेशन में भी पढ़ा। तो सर ये सीएमए फाइनल के अंदर क्या नया है? तो सबसे पहली चीज, जो सीएमए के अंदर तुमने आज तक क्या क्या पढ़ा है, तुमने सबसे पहले पढ़ा फाउंडेशन के अंदर अकाउंट्स। फाउंडेशन के अंदर तुमने अकाउंट्स पढ़ा, उस अकाउंट्स में तुमने क्या पढ़ा? तुमने बेसिकली 11th 12th में जो तुम पढ़ते थे वो तुमने पढ़ा। उसके अलावा कुछ एडवांस चैप्टर्स पढ़े, जैसे जॉइंट वेंचर पढ़ा, कंसाइनमेंट पढ़ा, ये सारे चैप्टर्स तुमने पढ़े। उसके अलावा जब तुम सीएमए इंटरमीडिएट में गए, तो इंटरमीडिएट में तो भाई दो दो बार अकाउंट्स पढ़ा तुमने। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा और एक पढ़ा तुमने कॉर्पोरेट अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही सब तुमने फिर से पढ़ा जो तुमने अपने फाउंडेशन में पढ़ा था। उसके अलावा तुमने एडवांस चैप्टर पढ़े, जैसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग, हायर परचेज,
और तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, फिर उसके अलावा तुम्हारा ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे चैप्टर्स तुमने पढ़े अपने सीए में इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। और अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर, तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर तुमने पढ़े क्या, इंडेस। इधर तुम्हें सबसे पहले पहली बार पता चला होगा कि इंडेस होते क्या है। तुम ये मत समझना कि मैं सोच के चलूंगा तुम्हें इंडेक्स पता है और मैं सीधा तुरंत ही चालू कर दूंगा, सीधा कोई इंडेक्स ही पढ़ाना चालू कर, नहीं। इंडेक्स क्या होते हैं, क्यों आए हैं, क्या जरूरत थी इंडेक्स आने की, वो सब मैं तुम्हें आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सब्जेक्ट को समझ रहे, सब्जेक्ट में क्या है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट को नहीं समझा तो तुमने कुछ नहीं समझा, ये मेरा मानना है। तो इंडेक्स तुमने पढ़े, उसके अलावा तुमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं वो पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं वो पढ़ा, तुमने शेयर्स की अकाउंटिंग पढ़ी, उसके अलावा तुमने बाईबैक पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा तुमने इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब कंपनीज की भी अकाउंटिंग पढ़ी। और मोटा मोटी तुम्हारा ये सिलेबस था। तो सर हम अकाउंट्स तो बोल ही रहे थे, हमारा अकाउंट्स तो चल ही रहा था, फाउंडेशन के भी अंदर हम अकाउंट्स बोल रहे थे, इंटरमीडिएट के अंदर भी हम अकाउंट्स बोल रहे थे, तो ये फाइनल में ससुरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स ही बोल लेते, या बड़ा अकाउंट्स बोल लेते, या शानदार अकाउंट्स बोल लेते, अरे ऐसे कैसे नाम होता है, या एडवांस अकाउंट्स बोल लेते, ऐसा कुछ बोल लेते। नहीं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम के पीछे ना एक मस्त आंसर है इसका। क्या है सर, देखो ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसमें नो डाउट तुम अकाउंटिंग करोगे, बट इंस्टीट्यूट वांट्स कि तुम सिर्फ अकाउंटेंट बन के ना रह जाओ, तुम्हें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंटिंग करना नहीं आना चाहिए, उसके साथ में उस अकाउंट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा वो। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज डिफरेंट, बट प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, रिपोर्टिंग करना उस अकाउंट्स की, उस अकाउंट्स को प्रेजेंट करना एज पर इंडेस अपने स्टेक होल्डर्स को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स, तुम ये सीख सको, ये भी सीखो, इसके लिए इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब तुम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, एक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे, बट उसे प्रेजेंट भी कर रहे हो, रिपोर्ट भी कर रहे हो। किसको रिपोर्ट करते हैं सर, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो तुमने पढ़ा होगा लॉ के अंदर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी देते हैं, वो अप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर उसके अलावा ईजीएम में भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो दैट इज समथिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ बनाना नहीं, तुम्हें रिपोर्ट करना भी आना चाहिए। ओके सर, समझ गए। तो इस वजह से तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ में आ गया सर। तो हम अपने सीएमए फाइनल के अंदर है, और सीएमए फाइनल का हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये तुम्हारे सीएमए के लास्ट स्टेज का पार्ट है, जैसे ग्रुप 4 का पेपर नंबर 18, ग्रुप 4 का सेकंड पेपर हो गया एक तरीके से ये, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा रहने वाला है। सर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन, क्या इसका सिलेबस, क्या कंटेंट रहने वाला है तुम्हारा। देखो इसमें तुम्हें पढ़ने मेजरली इंडेस, उसके अलावा तुम्हें पढ़ने अदर मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें पढ़नी है, एक तो इंडेक्स पढ़ना है, दूसरा तुम्हें अदर मिसलेनियस टॉपिक पढ़ना है। इन दोनों के अंदर भी है ना कुछ ऐसी चीजें कि कुछ बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, जिसे मैं बिग चैप्टर्स बोल लूंगा एक तरीके से, और कुछ है स्मॉल चैप्टर्स। सर ये बिग चैप्टर स्मॉल चैप्टर क्या है सर, ऐसे बाइफिकेशन होगा क्या सर, हाँ। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे जो बड़े चैप्टर्स है और तुम्हारी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा वेटेज, समथिंग अराउंड 50 to 60% वेटेज कंट्रीब्यूट करते हैं वो। और उसके अलावा फिर तुम्हारे स्मॉल चैप्टर्स आते हैं। तो सर कौन कौन, सर हम तो यही चैप्टर्स पढ़ेंगे फिर, अपने बचपन से सीखा है सर हमने, ए बी सी क्या है सर, एबीसी एनालिसिस। हम एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाते हैं, ए वाले सारे चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, बी गया भाड़ में, या तो बी को ऊपर ऊपर से देख लेंगे, सी तो ऐसा है सर कभी खोलेंगे भी नहीं उसको, उस चीजों को। भाई इस तरीके से पढ़ाई करनी है ना, तो तुम अभी वीडियो बंद करके चले जाओ, मेरे को मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपने शौक के लिए, अब मेरा पैशन है टीचिंग करना, उस वजह से पढ़ा रहा हूँ। बट इस तरीके से पढ़ाई तो नहीं होने वाली एबीसी करके। नो डाउट तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे इंपॉर्टेंट थोड़ा वेटेज रखना चाहिए हमेशा, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ के जाना चाहिए, ये चीज बिल्कुल गलत है। तो मैं बता दूं बिग चैप्टर्स के अंदर तुम्हारे क्या आने वाले हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर चैप्टर आने वाला है वो तुम्हारा आ रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर तुम्हारे 3 इंडेक्स कवर होते हैं, 3 इंडेक्स कवर होते हैं, ठीक है। जैसे 32, इंडेक्स 107, 109, ठीक है, ये तुम्हारे 3 इंडेक्स कवर होते हैं। उसके अलावा सेकंड जो तुम्हारा आता है वो आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन तुम्हारा इंडेक्स 103 है। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा थर्ड बिजनेस कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, बिजनेस कंसोलिडेशन। इसके अंदर तुम्हारे टोटल 5 इंडेक्स आते हैं, 27, 28, 110, 111 एंड 112, ये 5 इंडेक्स कवर्ड होता है इसके अंदर। उसके बाद में जो तुम्हारा चौथा बड़ा चैप्टर आता है वो आता है लीजेस, लीजेस जिसका इंडेक्स है 116। इसके बाद में जो तुम्हारा पांचवा इंडेक्स आता है वो है तुम्हारा शेयर बेस्ड पेमेंट। देखो हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब होगी क्योंकि मैं पहली बार ऐसा व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, हमेशा ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा है। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ाने आ गया, मैंने इससे मेरे अपनी कॉर्पोरेट जर्नी जो मेरी अभी चल रही है उस आर्टिकलशिप से पहले 5 साल पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाना नहीं आता या मुझे कंसेप्ट डिलीवर नहीं करने आता है। सीएमए फाइनल को हाँ मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे पे। क्या पता अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगी चीजें तुम मेरे को बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो, क्या पता तुम्हारे छोड़ के जाने से मुझे और लर्निंग्स मिले और समझ में आए और अच्छा मैं डिलीवर कर पाऊँ। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बेस्ट ही डिलीवर करूँ तुम्हें। इंडेक्स 102। उसके अलावा जो तुम्हारा सिक्स जो चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट बन के आता है वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ये तुम्हारा हो जाता है इंडेक्स 115। तो ये 6 जो चैप्टर्स है, सर 6 नहीं कैसे, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंडेक्स हो गए, ठीक है, तुम्हारे इस बिग चैप्टर्स में 12 इंडेक्स हो गए। 12 इंडेक्स प्लस एक मिसलेनियस टॉपिक है तुम्हारा इसमें। सर ये मिसलेनियस टॉपिक कहाँ पे है? ये इसके साथ है बेटा, ये तुम्हारी बुक के अंदर जो मॉड्यूल अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी मॉड्यूल भी बताऊंगा, तुम्हारी जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो 12 इंडेक्स प्लस एक मिसलेनियस टॉपिक के साथ तुम्हारे बिग चैप्टर्स कवर होते हैं और ये तुम्हारे एग्जाम के पेपर के 50 to 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी है और ये सारे चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर भी। तो क्या सर यही पढ़ने हमें? बिल्कुल भी नहीं, ये पढ़ के हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल इंडेक्स, अब स्मॉल चैप्टर्स में बाकी सारे जितने इंडेक्स हमारे में कवर्ड है वो आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स वाला हो गया या तुम्हारा पीपी हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, बहुत सारे इंडेक्स हो गए। उन सबके नाम नहीं लिखाते बैठूंगा तो मैं, क्या सर हमें अभी ये सारे नाम याद करते क्या सर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 32 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना भाई, ऐसे याद नहीं करना तुम्हें। तुम्हें ऑटोमेटिकली जब तुम पढ़ोगे तुम 3 4 बार उस चैप्टर को कर लोगे, बार बार देखते रहोगे चैप्टर्स को, तुम्हें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कि इंडेक्स कौन सा था। जस्ट लाइक तुम्हें टैक्सेशन में तुम्हें सेक्शन याद हो जाते हैं, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, तुम्हें लॉ में सेक्शन याद हो जाते हैं, वैसे ही इंडेक्स के नंबर भी तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स मारने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा तुम्हारे इसमें अदर इंडेक्स कवर हो जाते हैं जितने भी तुम्हारे सिलेबस की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। क्या सर सारे के सारे इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्स आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब किए सारे के सारे इंडेक्स है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ इंडेक्स तुमने अपने इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ लिए और बाकी बचे हुए तुम्हारे इंडेक्स इधर है, एक इक्का दुक्का इंडेक्स तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है। तो उसके अलावा अब जो अदर इंडेक्स के साथ में और मिसलेनियस टॉपिक्स जो तुम्हारे इधर कवर्ड होते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। एक सेकेंड, सॉरी, इसमें तुम्हारा जो है वो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फिर जो तुम्हारा सेकंड बन के आता है वो आता है रीसेंट डेवलपमेंट्स। देखो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो पूरा थ्योरी चैप्टर है और रीसेंट डेवलपमेंट्स भी तुम्हारा थ्योरी चैप्टर है, एक्सेप्ट इसमें 2 टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकल है, दैट इज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट करके एक टॉपिक है और इसके अलावा तुम्हारा एक टॉपिक है ईवीए और एमबीए।
कि तुमने कहीं ना कहीं पे तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पक्का ये सब टॉपिक्स देखे होंगे तुमने। तो तुमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये सब सीखी होगी, तब तुमने पक्का पक्का देखा होगा ये सब टॉपिक। थर्ड थर्ड इसके अलावा तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल एंड शेयर्स। उसके अलावा फोर्थ तुम्हारा एक एनबीएफसी अकाउंटिंग है। और इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा सिलेबस डिजाइन है, ठीक है। इक्का दुक्का छोटे मोटे और टॉपिक्स होंगे, वो मतलब किसी ना किसी चैप्टर के अंदर जुड़े हुए हैं, तो उसका अलग से नाम जानना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो ये तुम्हारे बड़े चैप्टर जो 6 चैप्टर है, बाकी तुम्हारे अदर इंडेक्स और तुम्हारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है वो सारे कवर्ड है। अब आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज अपन वो पढ़ने वाले जो अभी मैंने तुम्हें नाम भी नहीं लिखवाया है। ये क्या बात हुई? नाम ही नहीं लिखवाया और वो भी पढ़ा रहे हो? क्या वो सिलेबस के अंदर नहीं है? बिल्कुल है। हमारे मॉड्यूल के जो फर्स्ट इनिशियल पेजेस चालू होते हैं ना, वो वही से चालू होते हैं। बट क्यों क्यों नहीं लिखवाया सर ये? क्यों उसका नाम नहीं है? बिकॉज तुम्हारे ना इंडेक्स के अंदर वो नाम था, और ना वो क्या बोलते हैं तुम्हारे, वो एग्जाम में इतनी बार आता है, तो सर हम नहीं पढ़ेंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो आज जो मैं चैप्टर चैप्टर नंबर 1, इधर से ही तुम्हारा सारा फाउंडेशन बनता है रिगार्डिंग इंडेक्स। तो चैप्टर नंबर 1 जो मैं तुम्हारे सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आगाज जो होने वाला है, वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स। चलो मैं एक बार चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपर। माइक भी सही से चल रहा है कि नहीं भाई? पता चला माइक ही नहीं चल रहा, और हम बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं और माइक ही नहीं चल रहा है। ये क्या बात है? तो अपन आप गए अब इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, तुम ये सोच रहे हो कि ससुरा ये इंडेक्स है क्या? जब हम बच्चे थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, नन्ही नन्ही शरारतें करते थे, और उसी तरीके से हम पास हो गए। कोई 2 बार एग्जाम दे गए, कोई 4, कोई 6। सर अटेम्प्ट पे मत जाओ सर। तो मैं बता दूं, तुम जब इंटरमीडिएट में थे तुमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुमने पढ़े। तो सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो चल रहे थे, तो ये ससुरा इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने की क्या जरूरत थी? क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम इंडेस पे आ गए? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ डिफेक्ट थे? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उतने अच्छे नहीं थे जो इंडेस इतने अच्छे हैं जिनको हमने फिर से रीडिजाइन करके नया बनाया? बिल्कुल तुम सही जगह जा रहे हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे ना वो बेटा तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी को कंसिडर, इंडियन, पूरे इंडियन बेस्ड थे। मतलब इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई एम अ कंपनी, और मैं चाहता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। तो they used to compare my financial statements with the other countries financial statements, other companies, other countries की जो companies थी। so for example I am in India and someone in US, और दूसरा जो है वो रशिया के अंदर है, ठीक है। यूएस में एक इन्वेस्टर बैठा है, उसने इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, वो बने थे एज पर एएस। और जो ये रशिया की कंपनी थी उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, इसके बने थे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जब ये एएस के बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर्ड होंगे, तो ये इन्वेस्टर को कितनी दिक्कत होगी? एक यूएस का इन्वेस्टर है, यूएस में भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो भी इंटरनेशनल से, तो इस बंदे को इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट करना तो बहुत आसान रहेगा। ये सपोज करें इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और मेरी कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो एज पर एएस बने, एक्स लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने। यूएस में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग करने के लिए वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इस बंदे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने में कितनी दिक्कत होगी? शायद उस वजह से वो एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग भी कर ले। तो व्हाट वी वांट इज दैट कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अपने बने वो कैसे बने? कंपैरेबल बने, कंपैरेबल विद वर्ल्ड इकोनॉमी, विद वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस वजह से
इंडिया ने अडॉप्ट किए आईएफआरएस। आईएफआरएस, व्हाट इज आईएफआरएस? आईएफआरएस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग करने के लिए फॉलो किए जाने वाले स्टैंडर्ड्स है वो आईएफआरएस है, और या तो यूएस गैप है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के को अपन ने अडॉप्ट किया, और उस बेसिस पे अपन ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने इंडेक्स को डिजाइन किया। तो क्या सर हमने पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जैसे हम अपने एग्जाम में कॉपी पेस्ट करते हैं लोगों की शीट में से? सर चीटिंग कैसे करेंगे सर, बहुत टफ चेकिंग होती है, बहुत टफ इन्विजिलेटर रहते हैं, चीटिंग नहीं कर पाते सर। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। तो आईएफआरएस को तो हमने एग्जैक्ट कॉपी कर लिया कि सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हमने एएस से इंडेस पे गए, तो ये इंडेस को जब हमने बनाया, वो बनाया आईएफआरएस को यूज करके, तो क्या 100% ले लिया? नहीं, हमने किया कन्वर्ज। सर ये कन्वर्ज्ड क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है कि वी हैव टेकन आईएफआरएस, सपोज सपोज 95% हमने आईएफआरएस को कॉपी पेस्ट कर दिया, बट कुछ अपने भी तड़का लगाया। अब इंडियन तड़का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इंडियन का तड़का लगाया, मतलब 95% भी कॉपीड अकाउंटिंग आईएफआरएस, और 5% अपन ने अपना नया यूनिक तड़का लगाया, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया। इन 5% को बोला जाता है कार्वेंस और कार्व आउट्स। तो देखो, अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, मैं ब्रीफ में समराइज कर देता हूँ। व्हाई वी आर फॉलोइंग इंडेस नॉट एएस? तो एएस आर नॉट कंपैरेबल एट इंटरनेशनल लेवल। उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते थे, हम उसे वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में जो कंपनीज काम कर रही है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर पाते थे। दैट्स व्हाई वी फॉर्म इंडेस। इंडेस बने किसमें से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। ये एक ऐसे स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। यूएस गैप भी होते हैं एक तरीके से, जो मेजरली यूएस में फॉलो किए जाते हैं। तो इनको आईएफआरएस को देखते हुए अपन ने क्या बनाया? इंडेस। तो क्या सर एग्जैक्ट पूरा कॉपी पेस्ट करके अपन ने इंडेस में चेप दिया? तो इंडेस लेने का क्या पूरा आईएफआरएस ही ले लेते इससे अच्छा, तो इंडेस करके क्यों आया अलग से? क्योंकि इंडेस में पूरा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। 95% वी आर फॉलोइंग आईएफआरएस, बट 5% अपन ने अपना तड़का लगाया, इंडियन तड़का, इंडियन मसाले लगाए। सर क्या लगाए? इंडियन मसाले। इन इंडियन मसाले जो 5% के अलग किया ना, उसे बोला जाता है कार्विन्स और कार्बाउट्स। व्हाट इज कार्विन्स? कार्विन्स मीन्स कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आईएफआरएस में नहीं बोली गई, मतलब आईएफआरएस इस चीज के ऊपर नहीं बात करता। इस फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से हो आईएफआरएस नहीं बताता, उसको इंडेस बताता है, अलग से बताता है, इंडेस चला के नया कुछ बताता है, तो उसे बोला जाता है कार्विन्स। ये चीज आईएफआरएस में थी क्या? नहीं, बट ये चीज इंडेस में नई तरीके से आई क्या? नहीं आई क्या? हाँ, तो इसे बोला जाता है इन लेना, अंदर लेना, मतलब कुछ अडॉप्ट करना, कुछ नया अडॉप्ट करना। तो कार्विन्स मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज नॉट इन आईएफआरएस, बट वी हैव एडिशनली एडेड टू द इंडेक्स, मतलब ये एडिशंस है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मे ये ऐसा है क्या? ऐसा ही है? नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताऊं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग कैसे करे, किस तरीके से उसे रिकॉर्ड करे, इसके बारे में आईएफआरएस कुछ नहीं बोलता। बट जब इंडेक्स बने तो इंडेक्स में बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये एक एडिशन किया, अपन ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी की किस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए, तो वो क्या हो गया? कार्विन्स। व्हाट इज कार्व आउट्स? कार्व आउट्स एक बेसिक चीज है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो पूरी तरीके से हमने अडॉप्ट नहीं की, हमने एकदम ही डेविएशन कर दिया। क्या कर दिया? डेविएशन। डेविएशन क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल इंडेस बोलता है कि तुम, इंडेस बोलता है कि तुम जो इन्वेंट्री है उसे मेजर करना है कॉस्ट पे, ठीक है? बट सॉरी, हाँ, इंडेस हमें बोलता है इन्वेंट्री किस पे मेजर करना है? कॉस्ट पे। बट तुम्हारे आईएफआरएस में जो लिखा था वो लिखा हुआ था कि इन्वेंट्री जो मेजर होनी चाहिए वो होनी चाहिए फेयर वैल्यू पे हमेशा। सपोज करो ये लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया? आईएफआरएस में तो क्या लिखा था? फेयर वैल्यू, बट हमने क्या बोला कि हमने कॉस्ट पे ही मेजर करेंगे, तो हमने क्या किया? आईएफआरएस से डेविएट किया। इस डेविएशन को ही बोला जाता है क्या? इस डेविएशन को क्या बोला जाता है? कार्व आउट्स। तो हमने क्या समझा कि आईएफआरएस से ही क्या बने हमारे इंडेस,
क्या एग्जैक्ट 100% कॉपी पेस्ट है? नहीं भैया, कुछ 95% सेम होंगे, बाकी 5% के क्या है चेंजेस। इस चेंजेस को क्या बोला जाता है? कार्वेंस और कार्वाउट्स। कार्वेंस का मतलब क्या होता है? एडिशन करना। एडिशन मतलब वो चीजें जो आईएफआरएस में नहीं थी और हमने अडॉप्ट की, नहीं लाई। कार्वाउट्स का मतलब क्या होता है? आईएफआरएस में कुछ और बोला हुआ है और हमने कुछ और किया, तो हमने क्या किया है? डेविएट किया है। किससे? डेविएटेड फ्रॉम आईएफआरएस। वी हैव डेविएटेड फ्रॉम आईएफआरएस। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर एक और, मैं ये सारी चीजें कैसे एग्जाम में पूछी जाती? कार्विन कार्बोट्स ना भाई, ना मुन्ना ना, इतना पूछ लिया तो फिर क्या आईसीएमआई क्या ही कर लेती फिर। सारे इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा मैं, तुम्हें बता रहा हूँ कि नहीं ये सब चीजें नहीं पूछी जाती। बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, एंड each and every financial reporting, corporate financial reporting student must know कि why we are doing accounting as per Ind AS, not as per AS। AS तो थे ना भाई, क्यों Ind AS आए? यही अगर तुमने नहीं जाना तो why you are studying this subject, why you are मतलब तुम सीएमए भी क्यों कर रहे हो? तुम सीएमए के कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मत पढ़ो भाई, क्यों? तुम्हें पता ही नहीं है सब्जेक्ट के पीछे का बेस क्या है, सब्जेक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ज्ञानबाजी बहुत करते हो सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आईएफआरएस में, आईएफआरएस दो पार्ट में है। एक है आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और दूसरा है आईएफआरएस। क्या सर आईएफआरएस के अंदर आईएफआरएस है? हाँ। अब ये आईएएस क्या थे? आईएएस के अंदर कैसे चलते थे? नंबर इंडेक्स के, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके चलते, ठीक है। बट क्या हुआ, सपोज करो वन बहुत अच्छा था, मतलब वो एज पर रेलिवेंट था। क्या होता है कि अकाउंटिंग में चेंजेस आते हैं, रिपोर्टिंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो कुछ इंडेक्स पुराने हो जाते हैं, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराने हो जाते हैं, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हटा के हमें नए लाने पड़ते हैं, कुछ उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो सपोज करो वन वन इज सही, वन एकदम सही था, अप टू डेट था, टू भी अप टू डेट था, ये जो थ्री था इसमें कुछ चेंजेस लाए। तो उस चेंजेस को जब लाए ना, तो इनने ये चेंजेस जो है वो आईएफआरएस में आए, मतलब ये इधर से हट गया और इधर चले गया, मतलब आईएएस खत्म हो गया और आईएफआरएस के अंदर फॉर्म में आ गया वो। तो इंडेस के नाम में अभी जब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था, इसका ये बताने का मेरा मतलब क्यों है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे इंडेस, इंडेस में तुमने देखा होगा, अभी जब मैं ऊपर नाम बता रहा था तो कैसे था? 1 चल रहा है, फिर 2 चल रहा है, फिर 7 है, फिर तुम्हारा सीधा 12 है, फिर तुम्हारा फिर कहीं पे जाके तो 101 आ जा रहा है, 102 आ जा रहा है। तो क्या इतने सारे इंडेक्स है? इतने तो इंडेक्स भी नहीं है। ये नंबरिंग करने का क्या है कि अगर कोई आईएएस रेलेवेंट था, जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें बोला था 1 आईएएस को न्यू चेंज नहीं लाया गया, तो आईएएस जो आई मतलब जो स्टैंडर्ड्स आईएएस के अंदर है उनका नाम एज इट इज रहेगा। जैसे 1 इधर है तो इंडेक्स के अंदर भी वो 1 है। बट अगर कुछ चेंजेस करके इसको आईएफआरएस में लाया गया, तो जैसे सपोज करो ये 3 था, ठीक है, बट आईएफ इसमें कुछ गड़बड़ी थी, इसको अडॉप्शन की जरूरत थी, इसमें अडॉप्शन नहीं, अपडेशन की जरूरत थी, और इसको चेंज करके पूरा अपडेट करके आईएफआरएस के फॉर्म में लॉन्च किया। तो आईएफआरएस से जब हमने इंडेक्स में लेकर आए तो इसको 3 लेकर आए क्या? नहीं, इसके आगे 10 मतलब 10 की सीरीज चालू कर दी, तो ये 103 बन गया। तो सपोज करो 5 रेलेवेंट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 5 चेंज हुआ और वो नया लॉन्च हो गया, आईएफआरएस के फॉर्म में लॉन्च हुआ इंटरनेशनली, तो जब अपन ने इसको अडॉप्ट किया तो एज अ 5 नहीं अडॉप्ट किया, अपन ने इसे अडॉप्ट किया एज अ 105। सपोज करो 6 रेलेवेंट था, तो इधर इंडेक्स में आके भी वो क्या बना? इंडेक्स 6। बट जब 5 रेलेवेंट नहीं था और उसे आईएफआरएस के फॉर्म में फिर से लॉन्च करके नया निकल गया, तो वो क्या बना? इंडेक्स 105, नॉट 5, 105। सपोज करो इधर था 11, 11 रेलेवेंट नहीं था तो इसे आईएफआरएस के फॉर्म में लॉन्च किया, और आईएफआरएस से अपन ने जब इंडेक्स में उसको लाया, इंडेक्स में जब अपन ने इंडिया ने अडॉप्ट किया, तो वो क्या आया होगा? 10 के बाद में क्या था? 11, तो 111, 1 आगे जुड़ गया, मतलब ये तुम समझ लो। जैसे 12 होगा, 12 12 नहीं होगा, क्या हो गया होगा? 112। 13 का क्या हो गया होगा? 113। इस तरीके से तुम्हारी नंबरिंग हुई। और मजा आ गया सर, ये तो पता ही नहीं था। पता कैसे होगा? तुम पहली बार पढ़ रहे हो सारी चीजें। तो इस तरीके से तुम्हारी नंबरिंग हुई है किसकी? अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ये सर समझ में आ गया सर। क्या ये सर हमें लिखना है क्या सर? नहीं बिल्कुल भी नहीं लिखना तुम्हें अभी, ये सारी चीजें नहीं लिखनी, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कब लिखना है क्या लिखना है।
तो सर हमने ये समझ लिया सर हमें क्या पढ़ना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, हमें किस तरीके से इस सब्जेक्ट को अप्रोच रखना है, हमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, हमें डिटेल में जाना है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके अलावा सर हमने ये भी पढ़ लिया कि हमें हमारे चैप्टर्स क्या-क्या हैं। उसके अलावा हमें ये समझ लिया कि सर इसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बोलते हैं। उसके अलावा ये भी समझ लिया सर कि इंड एस क्यों है, एएस चल रहे थे ना, इंड एस क्यों लाने पड़े वो भी समझ लिया। अब तो सर कोई चैप्टर पढ़ा दो सर, इंडेक्स बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा दो सर, कंसोलिडेशन पढ़ा दो सर, वही वही सुन के आए थे हम अपने सीनियर से, यही चैप्टर सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं। मुन्ना सीधा ही तुम ब्रह्मास्त्र चलाने लग जाओगे और छोटी तीर कमानी तुम्हें नहीं चलानी आएगी, तो कैसे कैसे करोगे तुम। तो आज आज जो मेरा चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, वही चलेगा बिल्कुल। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये इंडेक्स जो है अब आगे, अब तुम्हारा मेन फुल फ्लेज चैप्टर चालू होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स वाला। ऊपर जो भी बताया वो एक्स्ट्रा ज्ञान था, बट अब जो बताऊंगा वो तुम्हारे बुक के अंदर भी है, एग्जाम के अंदर आता है क्या, बाद में बताऊंगा वो चीज, तुम वरना पढ़ोगे नहीं। क्या सर ये इंडेक्स सारी कंपनीज को अपने अकाउंटिंग इंडेक्स के बेसिस पे करनी पड़ती है? नहीं। तो सर किस किस को अपने अकाउंट से, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स वाई जी, कैसे पता चलेगा सर इसको इंडेक्स फॉलो करना है कि नहीं करना है, एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जी लिमिटेड एक कंपनी है, इसको कैसे इंडेक्स अडॉप्ट करना है नहीं करना है, उसे कैसे पता चलेगा सर, सपना तोड़ना आएगा। तो बिल्कुल इसकी एप्लीकेबिलिटी है, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स, कि भाई ये इंडेक्स किसको एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, उसके बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज, एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज, कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, बैंकिंग, सॉरी, बैंकिंग, जस्ट अ सेकेंड मुन्ना, अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, ठीक है, नॉर्मल कंपनीज। तुम नॉर्मल कंपनीज जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं, नॉर्मल कंपनीज जानते हैं, हमने लॉ पढ़ा है सर, थोड़ा तो पढ़ा है हमने। तो नॉर्मल कंपनीज, जो कोई स्पेशल टाइप की कंपनी नहीं है, वो नॉर्मल कंपनीज, ठीक है। तो कब नॉर्मल कंपनीज पे इंडेक्स एप्लीकेबल होगा, तो इसके फेज है। सबसे पहला है तुम्हारे, ये फेज दो पार्ट में डिवाइडेड है। वॉलेंट्री, मैंडेटरी। तो तुम्हारा दो पार्ट में ये फेजेस डिवाइडेड है, एक है वॉलेंट्री, एक मैंडेटरी। वॉलेंट्री कब से अडॉप्शन चालू हुआ इंडेक्स का? तो एनी कंपनी, एनी कंपनी वेदर लिस्टेड स्लैश अनलिस्टेड may adopt Ind AS voluntary from 1st April 2015। तो 1 अप्रैल 2015 से कोई भी कंपनी, भले वो लिस्टेड कंपनी हो अनलिस्टेड कंपनी हो, वो क्या अडॉप्ट कर सकती है, इंडेस वॉलेंटरीली। मतलब अभी सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को, मोदी जी आए मित्रों, मैं इंडेस ला रहा हूं और इस इंडेस को तुम फॉलो कर सकते हो वॉलेंटरी, मतलब तुम्हारे पे कोई कंपल्शन नहीं है। और ये वॉलेंट्री कब से तुम एप्लीकेबल कर सकते हो, मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर से अपने इंडेक्स को तुम वॉलेंटरली
बना अपने अकाउंटिंग को इंड एस के अकॉर्डिंग वॉलंटरी कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15 एंड 16। 1 अप्रैल 2015 से तुम अपने अकाउंट्स को एज पर इंडेस बना सकते हो। तो ये सबसे पहला हुआ। उसके बाद में आए मैंडेटरी फेस। मैंडेटरी फेस क्या थे सर? मैंडेटरी फेस तो ये आया, एक आया तुम्हारा फेज 1, दूसरा आया तुम्हारा फेज 2। फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर क्या बोला? एनी कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड शैल। सर ये शैल को शैल इतना जोर से क्यों बोला सर? शैल इसलिए इतना जोर से बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे था मे मतलब वॉलेंट्री, तुम्हारी इच्छा हो तो। बट यहाँ पे शैल कंपल्सरी डाल दिया कि तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। एनी कंपनी वेदर लिस्टेड अनलिस्टेड शैल अडॉप्ट इंड एस मैंडेटरी। मैंडेटरली शैल बोलते ही मैंडेटरी हो गया वो। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 if their नेटवर्थ, एनडब्ल्यू मीन्स नेटवर्थ, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ एक बार, नेटवर्थ इज मोर देन इक्वल्स टू 500 CR। ओ अब मजा आएगा बीडू। तो मतलब ऐसी कंपनी, चाहे तुम लिस्टेड हो चाहे तुम अनलिस्टेड हो, बट तुम्हारा अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो तुम्हें 1 अप्रैल 2016 से क्या अडॉप्ट करने पड़ेंगे? इंडेस, एंड दैट टू मैंडेटरली। ओके सर समझ गए। सर अब ये कब का नेटवर्क देखेंगे सर? सर इंडेक्स एक बार लग गया तो क्या सर हर बार फॉलो करना पड़ेगा क्या सर? ये सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मन में, मुझे पता है। मैं धीरे धीरे करते लेके चलो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, सब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और नो डाउट इतना भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा कि तुम्हारी बुक में भी नहीं है, बुक में है, बट तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूँ जो तुम्हारी बुक में प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है। अब इसके बाद में आया फेज 2। फेज 2 में बोला गया फर्स्ट ऑल लिस्टेड कंपनी, और सेकंड बोला गया ऑल अनलिस्टेड कंपनी शैल अडॉप्ट, सॉरी थोड़ा सा कैमरा, मेरा चेहरा शायद गायब हो गया होगा बीच में। इंडेस शैल अडॉप्ट इंडेस मैंडेटरीली फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 if their net worth is more than equals to 250 CR। ओ सर इतना वो मत करो, हमें समझ में आ गया सर, इतने बेवकूफ नहीं हम। तो इसमें ये हो गया सर, सारी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी को अगर उसका नेटवर्क 250 करोड़ के ऊपर जाता है तो उसे 1 अप्रैल 2017 से क्या फॉलो करना है? इंडेक्स ना। गलत, एकदम गलत बोला तुमने। यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑल लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी मतलब हर एक लिस्टेड कंपनी को इंडेक्स अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कब से? 1 अप्रैल 2017 से। मतलब आपका नेटवर्क गया भाड़ में, नदी में गया, डूब गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप लिस्टेड कंपनी हो देन यू हैव टू अडॉप्ट इंडेक्स मैंडेटरली विदाउट चेकिंग योर नेटवर्थ। मींस आपको नेटवर्क देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, यू मस्ट हैव टू अडॉप्ट इंडेक्स इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी। ओ अब समझे सर। पहले वाले फेजेस में फर्स्ट वॉलंटरी में तो बोला कि कोई भी ले लो, सेकंड में बोला था लिस्टेड अनलिस्टेड को तभी लेना पड़ेगा जब 500 करोड़ है। थर्ड वाला जो फेज 2 है, मतलब मैंडेटरी में फेज 2 है और इस तरीके से देखा जाए तो थर्ड है। तो थर्ड वाले फेज 2 में तुमने क्या बोला कि लिस्टेड कंपनी हो तो मैंडेटरीली तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंड एस। मतलब तुम्हें अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग बनानी है? एज पर इंड एस। ओके सर समझ गया। ये बहुत मतलब यहाँ पे फंस सकते थे तुम, बट समझदार थे अगर जो नहीं फंसे। सेकंड क्या बोला गया? वही सेम चीज, लिस्ट अगर अनलिस्टेड कंपनी हो और अगर तुम्हारा नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 250 CR है देन यू हैव टू अडॉप्ट इंडेक्स मैंडेटरली
फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ओके, तो सर समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए कि अ, जो कंपनीज है अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, इन सबको छोड़ के हमें इंडेक्स तब अडॉप्ट करना है अगर हमें इंडेक्स 3 तरीके से बताया गया कि कब कब अडॉप्ट करना है। पहले तो तुम वॉलेंट्री ले सकते हो 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है, पहले लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो। सेकंड, पहले तुम लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर तुम्हारा नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, तो तुम्हें 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरीली इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में बोला गया कि अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो तुम्हें मैंडेटरीली 1 अप्रैल 2017 से इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा, और अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो देन यू हैव टू अडॉप्ट इंडेक्स if your net worth is more than or equal to 250 CR from 1st April 2017। समझ गए ना? अब इसमें बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए मन में, सर ये इंडेक्स कब का नेटवर्थ देखेंगे, सर ये नेटवर्थ में की क्या डेफिनेशन है, सब बताऊंगा सब बताऊंगा। पहले चेक कर लो रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं, भाई ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। फिर रिकॉर्डिंग में कुछ घपला हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो सही चल रही है, और मैं लग भी हैंडसम ही रहा हूँ शायद। तो ठीक है, मैं अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कुछ नोट्स है। अब जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं ना, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे थे सर कब से देखना है ये नेटवर्क, तो ये जो नेटवर्क देखना है वो तुम्हें एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड ऑनवर्ड्स देखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर चेकिंग नेटवर्थ टू अप्लाई फेज 1, मतलब तुम्हें चेक करना है कि मैं फेज 1 में कवर्ड हूँ कि नहीं हूँ, मतलब मेरा 500 करोड़ या ज्यादा है, तो मुझे कौन कौन से सालों के नेटवर्थ देखने पड़ेंगे। तो 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, ये तीनों में 3 साल के तुम्हें नेटवर्थ चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर तुम फेज 2 का सोच रहे हो तो तुम्हें 4 देखने पड़ेंगे, 31 मार्च 2014, 15, 16, 17, ठीक है। तुम्हारा कभी भी नेटवर्थ 250 करोड़, कभी भी नेटवर्थ 500 करोड़, और वॉलेंट्री में तो कोई नेटवर्थ की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा नेटवर्थ 500 करोड़ से 500 करोड़ या 500 करोड़ के ऊपर है, 250 करोड़ या 250 करोड़ के ऊपर है, तो तुम्हें इंडेक्स मैंडेटरीली एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सपोज करो तुम 1 अप्रैल पे खड़े हो, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 पे खड़े हो और तुम देख रहे हो कि तुम्हारा नेटवर्थ क्या है, तो क्योंकि तुम्हें 1 अप्रैल से पहले तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है हमारे साथ, तो इंडेक्स लेने की बात ही नहीं है अनटिल अनलेस तुमने वॉलेंट्री फेज में ले लिया। तो 1 अप्रैल 2016 में अनाउंसमेंट होगी, 1 अप्रैल 2016 से देखना है। तो तुम्हें कौन कौन के साल के नेटवर्क देखने पड़ेंगे कि भाई मैं चेक तो कर लूं मैं कवर्ड हूं कि नहीं हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बहुत सही चीज है, लॉजिकल है, ये लॉजिकल एकदम लॉजिकल है। तुम 1 अप्रैल 2016 पे खड़े हो और तुम्हें पता चला कि 1 अप्रैल 2016 से हमें इंडेक्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट कैसे चेक करो कि मेरा 500 करोड़ था कि नहीं था। तो 500 करोड़ तुम क्या जन्मों से, जब तुम्हारी कंपनी खुली तब से देखते हुए आओगे? नहीं, तुम्हें 31 मार्च 2014, 15, 16, 16 तक, 31 मार्च 2016 तक तुम्हें ये तीनों साल में देखना है कि भाई मेरा नेटवर्थ कभी भी 500 करोड़ के ऊपर गया क्या। किसी भी एक साल में चले गया तो तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। जस्ट पिछले साल का देख के पता चल जाएगा करना है कि नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। 31 मार्च 2014 इज अ कट ऑफ डेट, कि यहाँ से तुम्हें चेक करना है। कट ऑफ डेट क्या होता है सर, कि एक पॉइंट है कि कोई पॉइंट तो डिसाइड होगा, वरना तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब से खुली कंपनी तब से चेक करते हुए आओ। नहीं, जब इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी डिसाइड हुई तो एक कट ऑफ डेट फिक्स कर दी कि भाई 31 मार्च 2014 या ऑनवर्ड्स, मतलब टिल 31 मार्च 2016 तक तुम्हें चेक करना है कि भाई तुम्हारा ऑन 1 अप्रैल 2016 पे जब तुम खड़े हो तो तुमने पिछले सालों में कभी भी 500 करोड़ या उससे ज्यादा का नेटवर्क किया है, और अगर नहीं किया है तो तुम पे इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, और अगर कर लिया है तो बेटा तुम इंडेक्स के चंगुल में आ चुके हो। सेम लॉजिक 1 अप्रैल 2017 पे जाता है। सपोज करो मैंने आज चेक किया, एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये इस पे इतना एम्फासिस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे ये बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि क्यों भाई क्यों बोल रहे हैं इतना पुराना चेक करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 अप्रैल 2016 पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने चेक किया मेरा फाइनेंशियल ईयर 13-14 है ना, 31 मार्च 2014 13-14 पे आ गई, 14-15 और 15-16, ये सब मेरे 3 फाइनेंशियल ईयर है। इसमें 200 करोड़ था,
इसमें 250 करोड़ था, इसमें 150 करोड़ था नेट वर्थ मेरा। तो मुझे बताओ 1 अप्रैल 2016 पे आज मैं खड़ा हूं और मुझे चेक करना है कि मेरे पे इंडेक्स एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुई है कि मुझे अगर 500 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्थ होगी तो मुझे इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सरकार ने बोल दिया 31 मार्च का, उसके बाद में चेक करो तुम। तो मैंने चेक किया, 500 करोड़ के ऊपर है नहीं, 500 करोड़ के ऊपर है नहीं, 500 करोड़ के ऊपर है नहीं, तो मुझ पे इंडेक्स एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं गया शानी मानी करके 1 अप्रैल 2017 पे, सरकार की नई अनाउंसमेंट आई कि भाई अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो, हाँ मैं अनलिस्टेड ही था, और अनलिस्टेड कंपनी तुम्हारा अगर 250 करोड़ के ऊपर, 250 करोड़ या 250 करोड़ के ऊपर है, तो अब तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने 16-17 का भी निकाल लिया यहाँ पे, और 16-17 का भी मेरा आया 210 करोड़ का नेटवर्थ। तो मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ पिछले साल का देखूं, तुम ये बोलोगे ना सर अप्रैल में तो चेक कर लिया था, अप्रैल की चेकिंग एज पर 500 करोड़ हुई थी, बट 17 की चेकिंग एज पर 250 करोड़ होगी। तो इसके लिए मेरे को ये 4 साल कंसिडर करने पड़ेंगे। तो 4 साल में पहले साल में तो नहीं है, दूसरे साल में है हाँ 250 करोड़ या मोर, तो 250 करोड़ तो पकड़ लिया, तो 250 करोड़ में मेरा ये 14-15 में कवर हो गया। इन दोनों में भले नहीं है, बट मेरे किसी एक साल में आ गया, हाँ आ गया। तो मैं 1 अप्रैल 2017 से मतलब फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 आई विल प्रिपेयर माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट एज पर इंड एस। सर अब समझ में आया ना, यही यही है, होता है इन डेप्थ चीजों को समझने का। अगर तुमने एक बार चीज समझनी है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि यू कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स, तुम्हें टाइम लगेगा बट यू विल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अभी तक अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, डिस्कस करते हुए अपन ने सबसे पहला जो पॉइंट अभी तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है, अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि एप्लीकेबिलिटी क्या थी। एप्लीकेबिलिटी के बाद में नोट 1 पढ़ लिया कि कब से एप्लीकेबल होगा। नोट 2 में आते हैं, नोट 2, ठीक है, लिस्टेड कंपनी। अपन ने क्या पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, हर एक केसेस में एप्लीकेबल होता है, डिपेंडिंग अपॉन किसी में नेटवर्क का क्राइटेरिया कहीं पे वॉलंटरी है और कहीं पे मैंडेटरी ही लिस्टेड कंपनी के ऊपर है। बट इस लिस्टेड कंपनीज के अंदर कभी भी एसएमई लिस्टेड कंपनी नहीं आएगी। सर ये एसएमई लिस्टेड कंपनी क्या होता है? नॉट इंक्लूडेड। ये एसएमई लिस्टेड कंपनी मतलब ये हो गया कि तुम्हारी ऐसी लिस्टेड कंपनी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड हुई है, वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में इधर नहीं कवर्ड है। ओके सर समझ गए सर। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो तुम्हारी कंपनी है जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, तो उसकी पेरेंट, पेरेंट कंपनी मतलब उसके बाप, सब्सिडरी मतलब उसके भाई बहन, उसकी एसोसिएट, एक सेकेंड, उसकी एसोसिएट, उसकी जॉइंट वेंचर, इन सब पे क्या होगा? इंडेक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल कैसे होगा, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, तभी जाके तुम्हें पॉइंट समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, ठीक है, ए लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी, ठीक है, इसकी दो कंपनीज और है, एक है बी लिमिटेड, एक है सी लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों क्या है? इनकी सब्सिडरी, ये है सब्सिडरी 1, ये है सब्सिडरी 2। फिर इस बी लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी है डी लिमिटेड, ठीक है, को सब्सिडरी 1, ठीक है। तो सपोज करो ये बी लिमिटेड ने नेटवर्थ क्राइटेरिया फुलफिल किया 250 करोड़ वाला, और बी लिमिटेड ने जैसे नेटवर्थ क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो वो क्या हो जाएगी? बी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड मत समझना, यहाँ पे सारी अनलिस्टेड है। तो बी लिमिटेड के ऊपर क्या हो जाएगा? इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर बी लिमिटेड पे एप्लीकेबल हुआ है, तो उसकी जो पेरेंट है, पेरेंट, उस पर भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो इसकी सब्सिडरी है, उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है,
तो उसकी जो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन में, ये वर्ड को याद रखना, अभी मैं इस पे खेलूंगा कुछ। तो डायरेक्ट रिलेशन में आपकी पेरेंट है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, उन सब के ऊपर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, शायद मेरी विजिबिलिटी में इश्यू आ रहा होगा, मे बी मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज कर लूं एंगल, कैमरा एंगल की वजह से ही मे बी हो रहा है सारा खेल। अब ठीक है शायद, हाँ ठीक। तो उसकी डायरेक्ट रिलेशन के अंदर जो भी सब्सिडरी होगी, जो भी जॉइंट वेंचर होगी, जो भी उसकी पेरेंट कंपनी होगी, उन सब के ऊपर एसोसिएट होगी, उन सब के ऊपर क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अब मेरे को ये बताओ, सी क्या बी लिमिटेड, सी लिमिटेड में कोई रिश्ता है? हाँ बिल्कुल रिश्ता है, कि फेलो सब्सिडरीज है, एक दूसरे की फेलो सब्सिडरीज है, मतलब एक दूसरे की भाई बहन टाइप है। तो क्या सर सी लिमिटेड के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा इंडेक्स, जस्ट बिकॉज बी लिमिटेड उसकी फेलो सब्सिडरी है? द आंसर इज नो। सी लिमिटेड के ऊपर डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज बी लिमिटेड के ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल हो चुका है। द रीजन इज, यहाँ पे बोला गया है कि इन सबके साथ आपको कैसा रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। आपका डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं है तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल कभी भी नहीं होने वाला है। तो अगर अब इधर एक और क्वेश्चन दोबारा में आ सकता है कि सर बी लिमिटेड का ए लिमिटेड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था तो उसके ऊपर हो गया, बी लिमिटेड के साथ डी लिमिटेड का भी डायरेक्ट कनेक्शन था तो उसके ऊपर भी इंडेक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया। तो सर देखो ए लिमिटेड के ऊपर तो इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ ही है, तो सर सी लिमिटेड में भी तो हो जाएगा, क्योंकि ए लिमिटेड और सी लिमिटेड तो डायरेक्ट कनेक्शन में है, ये तो मानते हो? हाँ मानते हैं सर। तो इन दोनों के ऊपर भी अब ए पे हो गया तो सी पे हो जाना चाहिए ना। इधर एक और चीज की गई है, क्लैरिफिकेशन है कि भाई अगर किसी की वजह से तुम पे इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ है तो तुम अपने रिश्तेदार को, डायरेक्ट रिश्तेदार को इंडेक्स ऑटोमेटिक एप्लीकेबल नहीं करवा सकते। ओ, तो ये समझ में आया तुम्हें कि पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट अगर तुम्हारी है, जॉइंट वेंचर अगर तुम्हारी है, तो उसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, बट डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए और तुम पे खुद पे वो एप्लीकेबिलिटी आएगी तो तुम्हारे डायरेक्ट रिलेशन वाली हो जाएगी। अगर किसी के वाया के थ्रू तुम्हारे पे एप्लीकेबिलिटी आई है, उस वजह से तुम्हारा अगर कोई और रिश्तेदार है तो उसके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इसमें दूसरी चीज भी, एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ ये, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी ध्यान से समझ के चलना। ए लिमिटेड है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी मतलब कोई स्पेशल टाइप की कंपनी नहीं है ये, और ए लिमिटेड के ऊपर क्या आया, इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल ड्यू टू एनी क्राइटेरिया, ड्यू टू 500 250 कोई भी क्राइटेरिया की वजह से एप्लीकेबल हुआ। अब इसकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2, दो सब्सिडरी है इसकी। एक सेकेंड, तो सही कर लेता है। इसकी दो सब्सिडरी है, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2। सब्सिडरी 1 क्या है, नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, और सब्सिडरी 2 क्या है, एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो मुझे बताओ ए लिमिटेड बिंग अ नॉर्मल कंपनी, इसके ऊपर इंडेक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हुआ। सब्सिडरी 1 जो इसकी है बी लिमिटेड, और ये सी लिमिटेड हो गई, तो ये बी लिमिटेड इज ऑल्सो नॉर्मल कंपनी और इसका इसके साथ डायरेक्ट रिश्ता भी है। तो सर हमने पढ़ा डायरेक्ट रिश्ता है, हाँ है, सब्सिडरी है इसकी, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाना चाहिए, इंडेक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। तो हाँ, इसके ऊपर ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया सर कि अगर डायरेक्ट रिश्ता है तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर ए लिमिटेड का तो सी लिमिटेड के साथ भी तो डायरेक्ट रिश्ता है, तो क्या तुम इसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल करवा दोगे? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इनका जो नेचर ऑफ कंपनी है वो डिफरेंट है। तो इंडेक्स के अंदर एक और क्लैरिफिकेशन है कि डायरेक्ट रिश्ता तो होना ही चाहिए, बट सेम नेचर की भी होनी चाहिए उस रिश्ते के अंदर। अगर उस रिश्ते के अंदर तुम्हारा सेम नहीं है, मतलब तुम्हारा अगर गोत्र नहीं मिला, अरे गोत्र, मजाक कर रहा हूं, अगर तुम्हारा वो कास्ट नहीं मिल रहा है, अगर तुम जैन हो, मैं भी जैन हूं, तो अगर तुम जैन जैन दोनों हो तो हो जाएगा।
बट अगर तुम जैन हो और मैं कुछ और हूँ तो सॉरी, नहीं हो सकता। सर क्या एग्जाम्पल दिया है सर। रिश्ता, अभी सर सीए में बनने के बाद में शादी के बारे में ही सोच रहे थे हम कि जल्दी से शादी करें। पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे तू पहले। तो इधर क्या क्या पॉइंट बोला गया है कि इफ यू आर इन अ डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज समथिंग विच इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बट ऑल्सो यू मस्ट बी हैविंग सेम नेचर। मतलब अगर आप एक नॉर्मल कंपनी हो तो नॉर्मल कंपनी अगर आपकी डायरेक्ट रिलेशन वाली है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। अगर वो किसी और नेचर से बिलोंग करती है तो सॉरी, नहीं हो सकता, मेरी तरफ से ना है। ऐसा इंडेस की एप्लीकेबिलिटी बोलती है। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ तुम्हारा ये जो एप्लीकेबिलिटी है जितना तुम्हें समझना चाहिए था, इसमें एक दो पॉइंट और है, मैं तुम्हें दो चीजें और क्लैरिफाई कर देता हूँ। चलो पॉइंट नंबर 4। देखो, आज मैं कौन से साल में खड़ा हूँ? फाइनेंशियल ईयर 26-27, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में खड़ा हूँ। तो मुझे बताओ, मैं क्या 2015-16 में जो इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट आई थी, मतलब 2016 वाली में ना, वॉलेंटरी तो ऑलवेज है, बट 2016 वाली अगर मैं बोलूँ जो 500 करोड़ वाला क्राइटेरिया था, वो आज मैं 500 करोड़ का क्राइटेरिया चेक करूंगा। किसी बात करते हो, जो लेटेस्ट सर्कुलर होगा, लेटेस्ट गाइडलाइंस होगी, लेटेस्ट जो लॉ बोल रहा होगा वही फॉलो करूंगा मैं। तो लेटेस्ट तो मेरे लिए क्या है, 1 अप्रैल 2017 वाला फेज है, फेज 2 है मेरे लिए लेटेस्ट। तो क्या मैं सारे क्राइटेरिया चेक करने जाऊंगा? नहीं, तो मैं फेज 2 देखना है। सबसे पहले देखना है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसे इंडेक्स फॉलो करना है। बट हाँ, एसएमई वाली हुई तो बच जाओगे। सेकंड, अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी हो बट अगर तुम्हारा नेटवर्क का 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो तुम्हें क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? इंडेक्स। तुम्हें हमेशा यही चेक करना है। अब तुम्हें ये चेक नहीं करना है 2016 में क्या बोला था, 2015 में क्या बोला था, ये चेक नहीं करना है तुम्हें। ठीक है सर, समझ गए सर। ओके। तो इसी के साथ तुम्हारी एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज अदर देन स्पेशल नेचर कंपनीज खत्म होता है। अब तुम्हारा आता है एप्लीकेबिलिटी ऑन बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। बधाइयो, इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी की बात चली थी बट स्टिल टिल डेट इट इज एन ए। व्हाट इज एन ए? नॉट एप्लीकेबल। और नहीं पढ़नी पड़ेगी एप्लीकेबिलिटी। अब आते हैं थर्ड, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। क्या सर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है इंडेक्स? यस, यस। क्या सर इसमें भी ऐसे 3 त्रिशूल बनेंगे? नहीं, इसकी एप्लीकेबिलिटी एकदम नॉर्मल है। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से मैंडेटरीली सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को क्या फॉलो करना है? इंडेक्स। ओके सर, ये तो बहुत सिंपल था कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी हो तो आपको मैंडेटरीली क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स। फोर्थ, एप्लीकेबिलिटी ऑन एनबीएफसी। यहाँ पे दो त्रिशूल बनेंगे, एक है फेज 1, यहाँ पे है फेज 2। फेज 1 के अंदर क्या बोला है? ऑल लिस्टेड स्लैश अनलिस्टेड एनबीएफसी shall adopt Ind AS if net worth is more than equals to 500 CR from 1st April 2018। ओ सर, ये तो कॉपी पेस्ट है कि जितनी भी लिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसी है, अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो देन दे हैव टू अडॉप्ट इंडेक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ओके सर, समझ गए सर।
फेज 2 की बात करें तो फर्स्ट इसमें ऑल लिस्टेड एनबीएफसी, अरे सर ये तो कॉपी पेस्ट चल रहा है सर, हाँ एकदम कॉपी पेस्ट चल रहा है। सेकंड है ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसी shall adopt Ind AS if net worth is more than equals to 250 CR from 1st April 2019। तो समझे बेटा कि अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो देन यू हैव टू अडॉप्ट Ind AS mandatorily whether you are listed, whether you are unlisted, if your net worth exceeds or is more than equal to 500 CR and you have to adopt Ind AS from 1st April 2018 and onwards। मतलब उससे पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं, तब से लेके आगे तक, मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18-19 से आपको क्या अडॉप्ट करने हैं Ind AS। सर ये नेटवर्थ कब का चेक करेंगे, वही कट ऑफ डेट सेम है 31 मार्च 2014, तुम्हारी ये कट ऑफ डेट है। इस कट ऑफ डेट के से तुम्हें देखना है किसी भी साल में अगर तुम्हारा 500 करोड़ के ऊपर हो गया हो तो 1 अप्रैल 2018 से अब तुम्हें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो वो एज पर Ind AS बनाओगे एंड नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फेज 2 की बात करें तो लिस्टेड एनबीएफसी, अगर आप लिस्टेड एनबीएफसी, अब लिस्टेड में भी क्या एसएमई होती है क्या सर, नहीं बिल्कुल नहीं होती। एसएमई तरीके से कोई एनबीएफसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो लिस्टेड एनबीएफसी हो तो आपके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से। और अगर आप अनलिस्टेड हो तो अगर आपका 250 करोड़ से ऊपर, 250 करोड़ या 250 करोड़ से ऊपर है नेटवर्थ, तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा क्या, Ind AS। सर इसमें एक चीज अलग है सर, बिल्कुल तुम सही तरह जा रहे हो अगर तुमने पकड़ लिया है तो। सर यहाँ पे वॉलेंट्री वाला नहीं है, वॉलेंट्री वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट वाला यहाँ पे तो नहीं है सर। तो वॉलेंट्री एज पर एनबीएफसी रूल्स रेगुलेशन उन्हें वॉलेंटरली Ind AS अडॉप्ट करना फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट अलाउड। तो एनबीएफसी के केस में वॉलेंट्री कभी भी आता ही नहीं है। तो एनबीएफसी के केस में सिर्फ मैंडेटरी फेजेस ही बने हुए हैं, वॉलेंट्री फेजेस इज नॉट देयर इन एनबीएफसी क्राइटेरियाज ऑफ कंपनी। समझ में आया। अब मेरे को चलो एक छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, तो उसको लेके तुम मेरे को बताना। एक है ए लिमिटेड एनबीएफसी है, ठीक है, इसके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल है, Ind AS एप्लीकेबल। बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, इसके ये भी एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी है, नॉर्मल कंपनी, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3। अब मुझे बताओ इफ ए लिमिटेड के ऊपर Ind AS एप्लीकेबल, पूरा दिमाग उसी तरह चलाना जैसे तुम कंपनीज में मैंने तुम्हें दिमाग चलाना सिखाया। अगर ए लिमिटेड इज एन एनबीएफसी एंड ए लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी आल्सो एंड उसके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल है, तो क्या बी लिमिटेड पे एप्लीकेबल होगा? तो देखो सबसे पहले डायरेक्ट रिश्ता है कि नहीं, हाँ ए लिमिटेड बी लिमिटेड के ऊपर डायरेक्ट रिश्ता है, तो चांसेस तो है भाई। अब देख लेते हैं कि नेचर सेम है कि नहीं, अगर नेचर भी सेम निकला तो ठोक देंगे Ind AS, वरना नहीं। तो ए लिमिटेड एक एनबीएफसी है, बी लिमिटेड भी एनबीएफसी है, तो इसके ऊपर Ind AS क्या हो जाएगा, Ind AS एप्लीकेबल। अब बात करते हैं सी लिमिटेड की, तो सी लिमिटेड का ए लिमिटेड के साथ डायरेक्ट रिश्ता है, हाँ बिल्कुल है, ये भी एनबीएफसी है, तो इसके ऊपर भी Ind AS क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। अब जो डी लिमिटेड है उसका ए लिमिटेड के साथ डायरेक्ट रिश्ता तो है, डायरेक्ट कनेक्शन तो है, बट क्या डी लिमिटेड इज अ नॉर्मल कंपनी? नो। तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक Ind AS एप्लीकेबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। बट ऐसा हो सकता है क्या कि डी लिमिटेड वॉलेंटरली अडॉप्ट कर ले Ind AS? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि डी लिमिटेड इज अ नॉर्मल कंपनी और नॉर्मल कंपनी को तो वॉलेंटरी अडॉप्ट करना अलाउड ही है, तो डी लिमिटेड भी क्या कर सकती है, वॉलेंटरी अडॉप्ट कर सकती है। या फिर डी लिमिटेड इंडिविजुअली इंडिविजुअली अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दे भाई, इंडिविजुअली उसका 250 करोड़ के ऊपर हो या उसका 500 करोड़ के ऊपर, 250 ही देखेंगे, अगर अपन फाइनेंशियल ईयर 26-27 में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपन 250 करोड़ पकड़ेंगे। तो ढाई, अगर 250 करोड़ के ऊपर हो जाए तो
डी लिमिटेड के ऊपर भी क्या हो जाएगा, इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सारी कंपनीज फिर क्या बनाएगी, ए लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडरी है सारी की सारी किसमें बनाएगी, इंड एस में। और बाय एनी केस अगर वो वॉलंटरी नहीं लेती है, उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, तो डी लिमिटेड हैज टू प्रिपेयर हिज इंड एस अकाउंट्स एज पर एएस एंड नॉट एज पर इंड एस। समझ में आया है तुमको? तो यहाँ पे तुम्हारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स वाला जो पार्ट है, इस चैप्टर का पहला जो मेरा पार्ट मेरे को करवाना था वो खत्म हो गया है। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स जितना मेरे को मतलब इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है। इसके साथ में इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स के अंदर मैंने एक और पार्ट लेके रखा है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। बट अपन क्विक रिवीजन कर लेते कि अपन ने इसमें क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो अपन ने समझा कि अपने सिलेबस के अंदर क्या था, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या कवर करेंगे अपन। उसके अलावा इसे आईएफआर ये कहाँ से आए, इंडेक्स इंडेक्स क्यों है, इंडेक्स को इंडेक्स की नंबरिंग भी कैसे होती है वो भी अपन ने सीखा। उसके बाद में अपन ने सीखा इंडेक्स आईएफआरएस में से आए हैं। उसके अलावा अपने अपने सिलेबस तो देख ही लिया। और फिर उसके बाद में अपन ने देखी एप्लीकेबिलिटी ऑन कंपनीज। कंपनीज में अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा कि 1 अप्रैल 2015 से उनको वॉलंटरी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी लिस्टेड और अनलिस्टेड हो। 1 अप्रैल 2016 से अगर 500 करोड़ के ऊपर हो तो नेटवर्थ, अगर तो फिर उनके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ऊपर है तो अनलिस्टेड के ऊपर, और लिस्टेड के ऊपर तो मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ला ही दी। उसके अलावा कुछ नोट देखेंगे कि ये जो नेटवर्थ देखेंगे वो कब का देखेंगे, वो देखेंगे 31 मार्च 2014 और उसके बाद वाला। लिस्टेड कंपनी के अंदर एसएमई लिस्टेड कंपनी नहीं आएगी। पेरेंट सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट किसी भी कंपनी की है तो उसके ऊपर अगर डायरेक्ट रिस्क है तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। ग्रीन स्क्रीन की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरा फेस है ना बीच बीच में गायब हो जा रहा होगा मे बी, पर मेरी आवाज तुम्हें आ रही होगी तो सोचना मत कि मैं गायब ही हो गया। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर अपन ने देखा कि बैंकिंग इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल है क्या इंडेक्स, नहीं। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है क्या, यस, बट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स। फिर एनबीएफसी के ऊपर देखा, एनबीएफसी क्या वॉलेंटरी ले सकती है, नहीं, वॉलेंट उस पे एनबीएफसी के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे अलाउड नहीं है। तो एनबीएफसी के पास मैंडेटरी फेज है, दो फेजेस है, फेज वन फेज टू। फेज वन में 500 करोड़ ही है नेटवर्थ for all listed and unlisted NBFC, but the date is 1 अप्रैल 2018 एंड फेज टू के अंदर लिस्टेड एनबीएफसी है, सेकंड में अनलिस्टेड एनबीएफसी है कि अगर उसका नेटवर्क 250 करोड़ है उससे ज्यादा है, एंड दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, कंपनी एनबीएफसी डेट्स कैसे याद कर सकते हो, तो सबसे पहले कट ऑफ डेट याद रखना 31 मार्च 2014, ठीक है। यहाँ से ही तुम्हें नेटवर्क कैलकुलेट करना है, 3 4 5, ठीक है। सबसे पहला आया वॉलेंट्री, वॉलेंट्री कब आया, 1 अप्रैल 2015। फिर आया फेज वन इसका 500 नेट 500 करोड़ वाला, वो कब आया, 1 अप्रैल 2016। फिर तुम्हारा आया फेज टू, फेज टू 250 करोड़ वाला, वो आया 1 अप्रैल 2017। फिर आया तुम्हारा फेज वन ऑफ एनबीएफसी जिसमें था मोर देन इक्वल्स टू 500 CR, ये आया 1 अप्रैल 2018। ये आया फेज टू, और तुम्हारे ये मोर देन इक्वल्स टू 250 CR, ये आया तुम्हारा 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो देखो कितना इजी है, 1 15 16 17 18 19, 15 16 17 18 19। हाँ सर कितना इजी हो गया लर्न करना, बिल्कुल एकदम। उसके अलावा इसमें एक और चीज है सर, हर जगह ये नेटवर्थ 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 है, ये नेटवर्थ ससुरा है क्या, क्या है ये नेटवर्थ। तो नेटवर्थ का मीनिंग है इक्विटी प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। उसके बाद में तुम्हारे जितने भी पीएनएल से निकले हुए प्रॉफिट्स होते हैं वो, ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया तुम्हारा। और इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, पीएनएल और पीएनएल से निकले हुए रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स कुछ हो गए, तो वो सारे जो बनाए तुम्हारे वो आ गए पीएनएल से निकले हुए रिजर्व। इसमें तो माइनस हो जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है,
कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स है वो होते नहीं अकाउंट्स के अंदर, बट फिर भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर है वो। और इसके अलावा तुम्हें ये जब रिजर्व ले रहे हो तो रिजर्व्स के अंदर तुम्हें क्या चीज नहीं लेनी है, जब रिजर्व्स ले रहे हो तो तुम्हें कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना है। क्या नहीं लेने, रिवैल्यूएशन टाइप के जो भी रिजर्व्स होते हैं ना, वो तुम्हें नहीं लेना है। ये मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो नेटवर्थ इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस पीएनएल से जो निकला, पीएनएल के कोई रिजर्व्स हो गए तो वो, सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस कोई भी अगर डेफर्ड एक्सपेंडिचर अगर रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो सारी चीजें, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो सारी चीजें, बट रिजर्व्स के अंदर आपको कोई भी रिवैल्यूएशन काइंड ऑफ के रिजर्व नहीं लेने हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स का सारा थियरी पार्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या बचे सर, क्या इसके क्वेश्चंस है हमारी बुक के अंदर सर, क्या ये थियरी भी है? तो थियरी तो है तुम्हारी बुक के अंदर, मैं तुम्हें कल है ना दिखाऊंगा कि तुम्हारी मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल का पूरा इंडेक्स भी दिखाऊंगा कल तुम्हें। तो कल जो अपन देखेंगे सबसे पहले इस थियरी थियरी को रिवाइज कर लेंगे ये सारी, प्लस तुम्हारी मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, गो थ्रू ऑफ मॉड्यूल, उसका इंडेक्स अच्छे से देख लेंगे, सब कुछ अच्छे से देख लेंगे, फिर से तो मैं बता दूंगा कि आप जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी बुक के अंदर भी है। उसके अलावा इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस सीएमए मॉड्यूल के अंदर नहीं है, तो मैं आईसीएआई सीए मॉड्यूल के अंदर के जो क्वेश्चंस है उनकी मॉड्यूल के अंदर के जो क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल खोल के मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है, मतलब आज तक एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट दिस चैप्टर इज समथिंग कि अगर आपसे कोई चलता फिरता इंसान किसी किसी भी जगह पूछ ले भाई ये तो इंडेक्स होते हैं, तो ये इंडेक्स क्यों आए बता, एएस तो थे ना, इंडेक्स क्यों लाना पड़ा? फिर मेरे को पता क्या, इंडेक्स सारी कंपनीज पे लग जाते हैं। इंडेक्स किस पे लगते हैं किस पे नहीं लगते हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनी बता इस पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ऐसे सारे क्वेश्चंस तुम पे आ सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ क्वालिफाइड स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू बी अ सीएमए। तो तुम्हें एक नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं बनना, तुम्हें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो यू should be ready to face tough questions. You should be ready to face those questions which are being not asked to a normal student or a normal qualified person, a normal degree holder. You are a CMA, ठीक है? तो तुम्हें उस डिग्री की वैल्यू को बना के रखना है और तुम्हें वो क्वेश्चंस फेस करने आने चाहिए जो एक क्वालिफाइड स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ। होप सो तुम्हें मजा आया होगा। देखो कहीं ना कहीं पे मैंने फंबल किया होगा, ठीक है, तो मेरे फंबल को पूरा छोड़ देना तुम। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मैंने शायद कुछ उठ पटांग बोल दिया होगा, ठीक है, वैसे तो नहीं बोला है लगभग, बट अगर कुछ उठ पटांग निकल गया होगा तो माफी मांगते हैं आपसे। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। और ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, ठीक है, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो तुम मुझे भैया समझो अपना, तुम मुझे अपने सारे जो डाउट्स होंगे कमेंट डाउन करके लिख सकते हो। कोई भी अगर तुम्हारा डाउट रह गया हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो, तो क्या होगा कि मैं अभी जब सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और उससे पहले मेरे को पास ये सारे कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं उस कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उस लेक्चर के अंदर उसे कर दूंगा, क्योंकि देखो ये लाइव लेक्चर तो है नहीं कि तुम मुझसे डायरेक्टली कोई डाउट पूछ लो। तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। और प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना ये वीडियो सारे सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ कुछ तो हो रहा है हमारी कम्युनिटी के अंदर, कुछ तो मतलब हमारे लिए भी किया जा रहा है ताकि हमारे पैसे बचे, ताकि हम कुछ सीखे। देखो मैं कोशिश करूंगा कि ये पेड नहीं हो, ठीक है, बट आई डोंट नो वॉट किधर तक ये चलेगा, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये पेड बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब तक मैं इस YouTube चैनल पे पढ़ा रहा हूँ AR1 CMA पे, तब तक तुम्हें ये चीजें फ्री ही मिलने वाली है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।